इस रिकॉर्डेड सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के आंसर्स जो आपने एनुअल एग्जामिनेशन दिया 2021 के लिए। देखिए, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन v एंड 1/p इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, बात हो रही है चार्ल्स लॉ की। हमारे जहनों में क्या मौजूद है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो v और p का ग्राफ हाइपरबोलिक कर्व बनता है, लेकिन v और 1/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। Which one is not an example of adiabatic process? अच्छा, adiabatic process के लिए हमें ये बात याद है कि there is no flow of energy in or out of the system। तो adiabatic process अगर आप अगर करवाना चाहते हैं तो those processes should be very rapid, इतने रैपिड हों कि फ्लो ऑफ एनर्जी ना हो पाए और आप कह सकेंगे प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है। तो अब आपको ये देखना है कि इन चारों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड नॉट है ये आपके लिए बेसिकली की है। तो अब इसमें जो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इन रेफ्रिजरेटर है, ये आपके पास एडियाबैटिक नहीं है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर अगर लेट्स से रूम टेम्परेचर था, पहले वो जीरो पे आएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C एंड मोलर स्पेसिफिक हीट C आर रिलेटेड बाय। तो अब वैसे तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय डेल्टा Q ओवर एन डेल्टा T। अब हमें ये बात याद है कि जो एन होता है इसका मतलब होता है गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। एक चीज मैं पढ़ाते हुए अक्सर कहता हूं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हुआ करता है, यानी डेल्टा Q का डिनोमिनेटर है डेल्टा मास, गिवन मास, उसका डिनोमिनेटर है मॉलिक्यूलर मास। तो ये बेसिकली कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो स्मॉल c बनेगा कैपिटल M डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। अब ये सब कुछ बेसिकली कैपिटल C है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर को सेम रहना है, तो इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी है उसको भी सेम रहना चाहिए। An airtight container has sample of gas at 1 atm and 27 degrees Celsius. To double the pressure in the container, it should be heated to। अब पहली बात ये कि वो बच्चे जिन्होंने अभी हमने जो न्यूमेरिकल के एक सेशन रखा वो अटेंड किया, एयर टाइट कंटेनर से दो चीजें समझ में आ गई। एक तो मास चेंज नहीं होगा, दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर आपको मेरा जुमला याद होगा, जो चीज कांस्टेंट होती है स्टेट वेरिएबल में वो ट्विस्टेड इक्वेशन में नजर नहीं आती। तो अल्टीमेटली फॉर्म ये बननी है P1 ओवर T1 इक्वल P2 ओवर T2, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेफ्ट का V1 राइट के V2 से कैंसिल होगा। मास कांस्टेंट है तो लेफ्ट डिनोमिनेटर में जो मास होगा वो राइट डिनोमिनेटर मास से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन तो ये इस्तेमाल होगी, यानी आज अगर मैंने प्रेशर को डबल करना है तो मुझे टेम्परेचर को भी डबल करना है। अब जितने भी इक्वेशंस हैं गैस लॉस की, उनमें जो टेम्परेचर आया है वो चार्ल्स लॉ से आया है, और चार्ल्स लॉ का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि मैं 27 डिग्री सेल्सियस नहीं 300 केल्विन यूज करूंगा। अब अगर मैंने टेम्परेचर को डबल करना है तो वो 600 केल्विन होगा। मेरे सारे ऑप्शन सेल्सियस में है, तो 600 केल्विन का जो सेल्सियस इक्विवेलेंट है दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी। 4 equal positive charges are kept at the four corners of a square of size 10 centimeter. The electric field intensity at the center of the square will be। देखिए, बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हमें अब याद क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे मुझे चार चार्जेस रखने हैं, 1 2 3 और 4। इनके साइज पे ना जाइए, इनके चार्जेस सेम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इसकी फील्ड यहां पर होगी, इसकी फील्ड यहां पर होगी। तो अब सेंटर पे जो फील्ड है वो इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो दोनों अपोजिट चार्जेस की फील्ड एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल करेगी। इसी तरह इसकी फील्ड इससे अवे बनेगी और इसकी फील्ड इससे अवे बनेगी, तो नेट इंटेंसिटी क्या बन जाएगी मेरे पास, 0। अगर ये सवाल पोटेंशियल का होता तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आती है। ये मैंने आपको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बात बता दी। A source of what potential difference is needed to charge a 12 volt battery of internal resistance 0.2 ohm
व्हेन करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। तो अब आपको याद आएगा कि जब हम बात करते हैं ईएमएफ की तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सेल जो है वो डिस्चार्ज होता है या सेल जो है वो चार्ज होता है। अगर सेल को चार्ज करना है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे क्या, ईएमएफ इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ये फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो फिलहाल यहाँ पे सेल को चार्ज करने का जिक्र है। सेल का ईएमएफ कितना है, 12। ठीक, इसके अलावा हमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, वी आई कितना गिवन है मुझे 10 और स्मॉल आर कितना है 0.2, ये बनेगा 12, ये बन जाएगा क्या 2। तो वी का आंसर आ जाएगा 14 वोल्ट, यानी ऑप्शन से। वैसे वो बच्चे जो हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने इस तरह का सवाल जो है वो डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका भी बताया हुआ है, शायद आपको याद आ गया हो कि जो लॉस वोल्टेज है वो 0.2 इंटू 10 एम्पियर यानी 2 वोल्ट का है। अगर मुझे सेल को 12 वोल्ट देना है तो मैं उसे 14 सप्लाई करूंगा ताकि दो जो है वो लॉस वोल्टेज में चले जाए और 12 जो है वो पूरे सेल को मिल जाए। अदरवाइज वर्किंग आपके सामने, आप पूरी वर्किंग करके भी सही आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज नीडेड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, ज्यादा एटम्स जो होंगे वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होंगे, यानी उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हाई एनर्जी स्टेट्स में होंगे। तो इसका अंदर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन बीम्स आर ट्रैवलिंग इन टू पैरेलल कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी सवाल की आसान शक्ल हो सकती थी कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम है, हमने कहा दोनों कंडक्टर में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम चार्ज होगा ना वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसका मतलब है 0.5 इलेक्ट्रॉन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा नन ऑफ द अबव, क्योंकि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम चार्ज। आप आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पौने इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी को नहीं दे सकते। इफ अ स्लैब ऑफ सर्टेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। शायद आपके ध्यान में फॉर्मूला हो, E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जब आप दो प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। What is the smallest total resistance which can be obtained using only 3 ohm, 6 ohm and 3 ohm resistor? देखिए अगर आप बात करेंगे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो बेसिकली दोनों को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा दूं तो 1/r इज 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 1+2, ये बनेगा 3/6, यानी 1/r का मतलब है 1/2। तो r का आंसर क्या आ जाएगा 2। Electromotive force can be best defined as energy provided by the battery to move a unit positive charge in a circuit. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम की फोर्स है दर हकीकत वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखिए ना, यूनिट जो है वो ईएमएफ का वोल्ट होता है, जूल्स पर कूलम। इसका इम्पैक्ट वो नजर आता है जो मैकेनिक्स में फोर्स का नजर आता है, लिहाजा आपने इसके नाम में फोर्स लगा दिया, अदरवाइज इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। When a moving charge particle enters a uniform magnetic field in a direction parallel to the field lines, the particle motion is unaffected. याद है, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल एंटर होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। A galvanometer can be converted into ammeter by connecting low resistance in parallel. Two capacitors of 10 microfarad and 20 microfarad are in series across 180 volt DC supply. The potential difference across each capacitor will be. अच्छा पहले तो इसको डायरेक्टली पहले इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व होता कैसे है। आपसे कहा गया कि सीरीज में है, तो याद है कैपेसिटर में सीरीज का में क्या होता था 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये क्या बन जाएगा 1/10 प्लस 1/20।
एलसीएम लेना, 2+1, 3/20, 1/c है। तो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 20/3 माइक्रो फेरेड। टोटल वोल्टेज कितना है, 180। क्या निकाल सकता हूं, चार्ज, तो निकाल दीजिए। मैंने कहा टोटल चार्ज होता है Q इक्वल CV, तो C का मतलब है 20/3, V मुझे कितना गिवन है, 180। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर भी लूं तो बनेगा 3 1 3 6 इज 18 0, यानी 1200 माइक्रोकूलम। क्योंकि C1 और C2 सीरीज में लगे हैं, सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आएगा 1200 माइक्रोकूलम। मुझे तो उनका वोल्टेज चाहिए, तो बड़ा आसान है। आप कहेंगे वो वोल्टेज जो 10 माइक्रो फेरेड के अक्रॉस है वो होगा Q/C। Q इज 1200, C कितना है 10, आंसर विल बी 120 वोल्ट। ये हो गया V1। और V2 के लिए क्या होगा, 1200, कैपेसिटेंस कितनी है 20। आप इसको अगर जो है वो सॉल्व कर लें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 60 वोल्ट। तो इस एतबार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये पूरी वर्किंग मैंने कर दी, वैसे इसको आसानी सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा वोल्टेज और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसको कम वोल्टेज मिलेगा, और जिसकी कम होगी उसे ज्यादा मिलेगा। अब सवाल में जो ऑप्शन थे ना वो तो बड़े आसान से थे। 180 180 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 180 + 180 360 बनेगा, टोटल वोल्टेज ही 180 का है। 90 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम नहीं है। तो अब या तो बी सही होगा या सी सही होगा। 120 और 60, 60 और 120 दोनों का सम एग्जैक्टली 180 बनता है। क्योंकि 10 माइक्रोफेरेड कम है तो उसके पास ज्यादा वोल्टेज जाएगा। तो 120 वोल्ट और 60 वोल्ट अगर बगैर कैलकुलेशन के निकालते तब भी ऑप्शन बी जो है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैंने प्रॉपर मेथड भी सॉल्व करके दे दिया आपको कि जिससे आप आंसर निकाल सकते थे। 17, द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव एंड कट ऑफ मोड आर। अच्छा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस, सो ऑप्शन डी। In a photoelectric effect, monochromatic light is incident on a metal surface. If the incident light of tau is the intensity, but of the same wavelength, then the kinetic energy of emitted electron remains the same. क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी पे नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन विल बी अब्सॉर्ब व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। इट मींस वो मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा, एब्जॉर्ब होने की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर मोस्ट, हाँ, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट जा रहा है। तो अब आप देख लें, वो सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। KLMNO, के का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5। के शेल का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, एल का मतलब है सेकंड ऑर्बिट, एम का मतलब है थर्ड। तो अब आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फासला कहां तय कर रहा है, तो मेरा ख्याल है जब वो के से ओ जा रहा है, ऑप्शन सी। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-ray produced by bombardment of electron in the screen of television set where the exciting potential is 2 kilovolt will be। आपको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और आपको जो है वो लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से तरीके सॉल्व करने के, एक तरीका बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है ना, तो एनर्जी निकालना है। कैसे, क्यू डेल्टा वी से। ठीक है, आप जो है वो एनर्जी निकाल सकते हैं किससे, क्यू डेल्टा वी से। जब मुझे एनर्जी मिल जाएगी तो मैं एनर्जी की मदद से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, वेवलेंथ की। जब मुझे एनर्जी मिल जाएगी तो मैं वहां से जो है वो क्या निकाल सकता हूँ, वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे मालूम है ए बराबर होता है एस सी ओवर लेमडा के। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 6.2 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेज इन्वॉल्विंग 2 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल। तो अब हमें मालूम करना है कि हमारे पास अब सबसे आखिर में बनना क्या है।
ठीक है, तो कैसे निकालें? शुरू किया हमने 85 से, 2 अल्फा निकलेंगे। एक अल्फा एमिट होने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा एटॉमिक नंबर में 2 का और एटॉमिक मास में 4 का। तो 85 से कम होके बनेगा 83, ठीक, क्योंकि अगर आप अल्फा एमिट करवा रहे हैं। और 83 से कम होके क्या बनेगा? 81। और जब बीटा एमिट होता है, अगर ये नेगेटिव बीटा डिके है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो वो 81 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 82। तो इस एतबार से ऑप्शन सी, क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर में 82 एक ही नजर आ रहा है, मुझे एटॉमिक मास की नीड नहीं है। अगर ऑप्शन में एटॉमिक नंबर 82 2-3 ऑप्शन में होता फिर मैं एटॉमिक मास भी ऑब्जर्व करता। और एटॉमिक मास में क्या करते हैं? हर अल्फा पार्टिकल के साथ 4 की कमी हो जाती है। आफ्टर 18 years 200 gram of radioactive sample is reduced to 25 gram. The half life of radioactive element is, अब वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर 18 years 200 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज रिड्यूस्ड टू 25 ग्राम। अब सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज हैं। देखिए, अगर 200 को 25 ग्राम बनाना है तो हाफ लाइफ कैसे चलेगी? 200 से 100 बनेगा फर्स्ट हाफ लाइफ, 100 से 50 बनेगा सेकेंड हाफ लाइफ, और 50 से 25 बनेगा थर्ड हाफ लाइफ। तो कितनी हाफ लाइफ चाहिए हमें? 3। टोटल टाइम कितना है? 18 ईयर्स। तो 18 को 3 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएंगी? हाफ लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। अगर कोई बच्चा जो है वो इसको प्रॉपर फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहे तो आपके जहन में फॉर्मूला होगा, अमाउंट लेफ्ट इज गिवन अमाउंट ओवर 2 पावर n। तो अमाउंट लेफ्ट कितना है मेरे पास? 25 ग्राम। गिवन अमाउंट कितना है? 200 ग्राम ओवर 2 पावर n। थोड़ा अगर जल्दी सॉल्व कर दूं तो 2 पावर n मेरे पास क्या आ जाएगा? 200 ओवर 25 यानी 8। अब जिन बच्चों को थोड़ी बहुत अरिथमेटिक आती है वो एग्री करेंगे, सर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रास्ता बस यही है कि 8 को मैं लिख दूं 2 की पावर 3। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जब बेसिस सेम होती है, पावर सेम हो जाती है, एन का आंसर क्या आ गया? 3। फिर आपको मालूम है कि एन बराबर होता है टोटल टाइम डिवाइड बाय टी हाफ के। एन इज 3, टोटल टाइम इज 18, मुझे टी हाफ चाहिए। यहां से भी सॉल्व करेंगे ना, 6 ईयर्स ही आंसर आएगा। मैंने आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखा दिया, आपके पास आंसर जो है वो सेम आता है। व्हाट काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इज सुटेबल फॉर मेडिकल यूज? अच्छा, अब मेडिकल यूज में तो आप वो रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करना चाहेंगे जिसकी हाफ लाइफ कम से कम हो, ताकि उसका डिके जो है वो जल्द से जल्द हो। तो हमें चाहिए वन विथ हायर डिके कांस्टेंट, ताकि उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाए? कम। अगर किसी को लगे सर लोअर डिके कांस्टेंट तो इसका मतलब ज्यादा हाफ लाइफ, तो ए और बी बेसिकली सेम चीज है, कॉमन से इस्तेमाल करें। किसी पेशेंट के अंदर आपने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो इंजेक्ट कर दिया, अगर हाफ लाइफ लेट से 5000 साल है तो पहली बात तो ये कि इंसान की जिंदगी इतनी नहीं होगी, ठीक, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इतनी नहीं होगी। और अगर वो इंसान इतना जी भी लिया तो वो उतने टाइम तक जो है वो रेडिएशन इमिट ही करता रहेगा। तो मेडिकल यूज के लिए हमें वो मटेरियल चाहिए जिसकी हाफ लाइफ इतनी कम हो कि 12 घंटे में, 24 घंटे में, एक दिन 2 दिन में उसका पूरा असर जो है वो खत्म हो जाए। कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा, ऐसी तमाम इक्वेशन को कंप्लीट करने का तरीका एक है। लेफ्ट पे देखें तो यहां लिखा हुआ है 6 और 1, क्या बनता है? 7, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। टॉप पर देखें 13 और 1 14, ये भी क्या है? 14। इसका मतलब है मुझे राइट पर कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके टॉप पर भी 0 हो और बॉटम पे भी 0 हो, वो गामा के अलावा कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Uranium 238 nucleus differ from uranium 235 in that it contains 3 more neutrons. Isotopes की definition आपको याद होगी, they differ in number of neutrons only. During radioactive decay of nucleus, beta emission take place along the daughter nucleus. Because of this beta particle emission, the mass number A of the particle parent nucleus. अच्छा, जब बीटा इमिशन होगी तो एटॉमिक नंबर तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पर आपसे बात की जा रही है किसकी बीटा emission take place along with the daughter nucleus. Because of this beta particle emission, the mass number A of the parent nucleus remain constant. क्योंकि उसके मास नंबर पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो उसके चार्ज नंबर पे या एटॉमिक नंबर पे. If the sunlight is incident on a photocell, the number of electron emitted from the surface of cell increases with increase of light intensity. If audio frequency is 2 kilohertz, then bandwidth will be 4. क्योंकि bandwidth जो है वो audio frequency का double हुआ करती है. When an electron and its antiparticle positron come close enough to each other, they completely convert into radiation energy in the form of photon. This process is known as mass annihilation है basically. Option में कहीं मौजूद नहीं है, तो none of the above. Eddy's current in the core of transformer may be reduced by using laminated iron core. In an NPN transistor, the current IE that flows in the emitter circuit is IC plus IB. A galvanometer has a resistance of 20 ohm and a full scale deflection when a current of 0.001 ampere flows in it. What is the value of series resistance to convert into a voltmeter of range 10 volt? तो अब आपको मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है. आर एक्स बराबर होता था V ओवर आई जी माइनस आर जी. मेरे पास V कितना है 10, मेरे पास जो है वो आई जी कितना है 0.001 और आर जी मेरे पास कितना है 20. अब 10 ओवर 0.001 करेंगे तो मेरे ख्याल से 10,000 आ जाएगा. 10,000 में से 20 माइनस करेंगे तो मेरे पास 9980. If constant current is flowing through a coil, then flux through that coil will become constant. In such type of arrangements, the electromotive force induced in coil will be. Clearly कह रहे हैं if constant current, याद है फ्राइडे लॉ तो कहते ही था कि induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. फ्लक्स को चेंज करने के लिए फील्ड का चेंज होना जरूरी है. फील्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पर करंट को चेंज करना पड़ेगा. अगर करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट 0. A conductor carrying current I as length L, when it is placed in a magnetic field B at 0 degree, it experiences a force which is 0. ILB sine theta. Sine 0 is 0. 1 Tesla is equal to 1 Newton per ampere meter. Option B. The drift velocity of free electron is of the order of 10 power minus 2. Factual value है, आपको याद होनी चाहिए. X-rays are produced because of transition of electron from outermost to innermost orbit. The only series in visible region of hydrogen is Balmer series. A system absorbs E amount of energy and does 0.5 work. The change in internal energy will be 0.5 E. Apply करने Q is equal to work plus change of internal energy. चले सबके साथ डेल्टा भी लगा देते हैं. तो सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी E does work of 0.5 E. तो ये आपके पास जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, इट शुड बी पॉजिटिव. डेल्टा यू निकालेंगे तो E minus 0.5 E, 0.5 E आंसर आ जाएगा. The two metallic strips that constitute some thermostat must differ in coefficient of linear expansion. In Celsius scale, 1 degree Celsius in magnitude is equal to 1.8. क्यों? Celsius में melting point is 0, boiling is 100. Fahrenheit में this is 32 and this is 212. अब नजर आ रहा है कि यहाँ पर 100 डिवीजन बनेंगे. 100 minus 0 is 100. यहाँ पर 180 डिवीजन बनेंगे. 212 minus 32 is 180. तो 100 डिवीजन 180 के बराबर है. तो 1 डिवीजन 1.8 के. Two spheres, one with radius r and another with radius 2r, surround an isolated point charge. The ratio of number of electric field lines through the larger sphere to the number through the smaller is 1. क्योंकि Gauss law ये कहता है कि total electric flux passing through a closed surface of any shape, present electric field is equal to net charge enclosed by the surface divided by permittivity of free space. ना size पे depend करेगा, ना shape पे depend करेगा. तो आप एक छोटा रेडियस लें, उसमें चार्ज रख दें, उसके ऊपर एक बड़ा ले लें, दोनों के लिए फ्लक्स की जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ लाइंस है, वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. तो रेशियो जो है वो 1 आएगा.
तो 42 एमसीक्यूज थे, 42 के 42 मैंने रिव्यू कर दिए। अगर अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क एंड गेट योर डाउट्स क्लियर।